नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी 27 जुलाई 2024 को मुंबई से बेहद करीब नवी मुंबई में वहां के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक इंसानी शव पड़ा हुआ था। वहां के कुत्ते उस शव को नोचने की कोशिश कर रहे थे। यह मंजर जब वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो वे बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन लोगों ने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची और जब उन्होंने उसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मृतिका को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया हो। उस डेड बॉडी की हालत को देखकर यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह डेड बॉडी किसकी है। लेकिन हाँ, यह पहचान की जा रही थी कि वह डेड बॉडी एक लड़की की थी, जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसके शरीर पर अनगिनत चाकू के वार हुए थे और साथ ही उसके बालों को बुरी तरह से नोचा गया था। उस लड़की की इतनी बुरी हालत की गई थी कि कोई दुश्मन भी ऐसी हालत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से कुचला गया था। जब पुलिस यह सब देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि अभी एक दिन पहले यशस्वी शिंदे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो मिसिंग थी। इसलिए पुलिस को लगता है कि कहीं यह डेड बॉडी उसी लड़की की तो नहीं है, क्योंकि उस लड़की के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला था। इसके बाद पुलिस फौरन इस डेड बॉडी की पहचान करवाने के लिए उसके माता पिता के पास पहुंचती है। और जब उस डेड बॉडी की पहचान करवाई जाती है तो उनके घर में मातम छा जाता है, क्योंकि वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि यशस्वी शिंदे की ही होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। तो चलिए जानते हैं मिलकर आज के एक और खौफनाक केस के बारे में। यशस्वी शिंदे, जो नवी मुंबई के उरण नाम के इलाके की रहने वाली थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 में यशस्वी की उम्र मात्र 14 साल थी और वह 11वीं क्लास में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। उसका दिल पढ़ाई में लगता था और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी भी थी। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक दाऊद शेख नाम के लड़के से। जब वह स्कूल से अपने घर लौटती थी तो वह आदमी उसे रोज फॉलो करता था और उसे देखता भी था। एक दिन तो दाऊद शेख ने उसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था और वह उसका दोस्त भी बन गया था। यशस्वी शिंदे नई उम्र की लड़की थी, इसलिए उसने दाऊद को अपना दोस्त बना लिया था। दोनों की दोस्ती अच्छी तरह से चल रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये दोनों सोशल मीडिया पर भी करीब होते गए। इनकी बातें अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद यशस्वी अपनी पढ़ाई को छोड़कर दाऊद के साथ सारा समय बिताने लगी। कभी कभी तो यशस्वी उससे मिलने भी जाती थी। यह सारी बातें वक्त के साथ साथ यशस्वी के माता पिता को पता चल चुकी थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या कर रही है। उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में इन सब चीजों में पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि अभी तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यशस्वी के सपने बहुत बड़े थे। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यह सिलसिला वक्त के साथ रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता चला गया। इसलिए उसके माता पिता ने फैसला किया कि वे यशस्वी को रोककर दाऊद शेख के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचेंगे। यशस्वी के माता पिता ने अपनी बेटी को मजबूर करके पुलिस स्टेशन में दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि दाऊद नाम के उस लड़के ने यशस्वी के साथ गंदी गंदी हरकतें की हैं, उसका शोषण किया और न जाने क्या क्या किया। जब उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज करवाई तो पुलिस ने फौरन ही दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद शेख वैसे तो कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय से वह नवी मुंबई में ड्राइवर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन जब यशस्वी के माता पिता ने उसे जेल में डलवाया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन गई। फिलहाल उसे कितने महीने या कितने साल की जेल हुई,
यह किसी आर्टिकल में अभी इन नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उसे जेल जरूर हुई थी। और जब वक्त के साथ साल 2024 आता है, तो वह जेल से रिहा हो गया था। साल 2024 में वह बिल्कुल भी जेल में नहीं था और वह फिर से अपनी ड्राइविंग का काम कर रहा था। अब दाऊद जैसे ही जेल से बाहर होता है, तो वह दोबारा यशश्री से संपर्क बनाने की कोशिश करता है। और यशश्री पहले जैसी मासूम थी, इसलिए वह अपने माता पिता की बातों में आकर उसने ऐसा कदम उठा लिया था। लेकिन अब दाऊद के लिए उसके दिल में प्यार जाग जाता है और वो दोनों फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। यशश्री अब कॉलेज पास कर चुकी थी। अब वह 20 से 21 साल की हो गई थी और उसे घर पर भी ज्यादा कोई रोक टोक नहीं होती थी। दोनों बातें करते थे, मिलने जाते थे। यह सब सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। यशश्री कॉलेज पास करने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जॉब करती थी, इसलिए घर से उसे पूरी तरह से छूट मिल चुकी थी। यशश्री के दिल में दाऊद के लिए पहले से बहुत ज्यादा प्यार बढ़ चुका था। वो उस चीज के लिए माफी मांग रही थी कि मैंने बचपन में ऐसा कदम उठाया था। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और अब दोनों का प्यार इतना मजबूत हो चुका था कि अब चाहकर भी उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। पर दोस्तों, अचानक ही उन दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। और तारीख आती है 25। यह वह तारीख है जब यशश्री अपने घर से अपने माता पिता से यह बोलकर निकलती है कि वह अपने करीबी एक दोस्त के घर जा रही है। यशश्री सुबह घर से 10:30 बजे के आसपास निकलती है और इधर दोपहर से शाम भी हो जाती है, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटती। इसके बाद माता पिता यशश्री का थोड़ा और इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते रात भी हो जाती है, लेकिन यशश्री अपने घर पर नहीं आती। अब यशश्री के माता पिता को यह डर सताने लगा था कि उनकी बेटी अभी कहाँ और कैसी होगी। उसके दोस्तों वगैरह को कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि यशश्री अपने दोस्तों से मिलने गई ही नहीं थी। वो तो कहीं और ही गई हुई थी। अब लगभग पूरा एक दिन बीत गया था, लेकिन यशश्री के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए उसके माता पिता परेशान होकर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत ही यशश्री की छानबीन करने में लग जाती है और फिर 27 जुलाई को यशश्री के शव को नवी मुंबई के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में से बरामद किया जाता है। यशश्री को उसके कातिल ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके हाथ और पैर की हड्डियां भी तोड़ दी गई थी और साथ ही साथ उसके शरीर पर चाकू मारने के साथ साथ पत्थर से उसके शरीर को कुचला भी गया था। पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल भी मिला हुआ था और जैसे ही पुलिस उस मोबाइल को देखती है, तो पता चलता है कि वह मोबाइल किसी और का नहीं, बल्कि यशश्री का ही था। जब पुलिस उस मोबाइल की डिटेल चेक करती है, तो पता चलता है कि यशश्री ने आखिरी बार एक नंबर से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, वह भी एक दो बार नहीं, बल्कि बार बार। और जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि दाऊद शेख नाम के उसी व्यक्ति का था, जो यशश्री का बॉयफ्रेंड था। अब पुलिस और बाकी सब लोगों का शक यशश्री के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख पर ही जा रहा था। यशश्री के परिवार वालों ने दाऊद शेख पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस से कहा कि उसी के बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की है, क्योंकि वह पास्ट का एक बहुत पुराना बदला लेना चाहता था। दाऊद शेख, जो अब मुंबई छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने दाऊद को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। क्राइम ब्रांच ने अलग अलग दस्ते तैयार किए और उसकी तलाश में तकनीकी संसाधनों के साथ साथ स्थानीय जानकारी का भी इस्तेमाल किया। पता चला कि वह मुंबई से निकलकर कर्नाटक की ओर चला गया था। पुलिस ने पीछा जारी रखा और कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहपुर पहाड़ी क्षेत्र में उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। 30 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां ऑपरेशन चलाया और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। उसे नवी मुंबई वापस लाया गया,
जहां उसने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह 4 दिनों की कड़ी मेहनत और चतुराई भरी योजना से पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दाऊद शेख को सजा नहीं हुई है, क्योंकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। उसे जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था और फिर पुलिस हिरासत में भेजा गया, लेकिन अदालत में ट्रायल अभी चल रहा है और अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल करने, गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और फिर जजमेंट आने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। जैसे ही कोर्ट उसे दोषी मानता है, तभी सजा तय होगी, जो कि आईपीसी की धाराओं के अनुसार उम्रकैद या फांसी तक हो सकती है, क्योंकि यह मामला बेहद जघन्य है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ एक खौफनाक घटना को आपके सामने लाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि हमारे समाज में जागरूकता और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। यशस्वी की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संतुलन, माता-पिता की भूमिका और हिंसा के खिलाफ एकजुटता ही ऐसी त्रासदियों को रोक सकती है। हमारा उद्देश्य है आपको सोचने पर मजबूर करना, सतर्क करना और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देना। तो इस कहानी को सुनें, समझें और अपने आसपास के लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं। साथ ही ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई कहानी से रूबरू हो सकें।